दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो बिहार एसआई का एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज है। तो इस टेस्ट सीरीज को हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। जो बिहार एसआई का 18 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले हम लोग कई टेस्ट सीरीज 15-20 टेस्ट सीरीज का जो है डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उस टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीधे एग्ज़ाम में, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिलान करने का। सूची 1 को किससे मिलान करना है? सूची 2 से। सूची 1 में त्यौहार है, सूची 2 में स्थल है, राज्य है। किस राज्य का कौन सा पर्व त्यौहार है ना, उसको मिलान करना है। पहला है फ्लेमिंगो महोत्सव, किस राज्य का है? ठीक है। दूसरा है पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव, 23वां दिव्य कला मेला। इसका जो है सही उत्तर होगा फ्लेमिंग महोत्सव का। आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पांगसाउ पासा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का होगा अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव जो हुआ था ये आपका बेंगलुरु। 23वां दिव्य कला मेला गुजरात यानी बड़ोदरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ? HMPV वायरस, है ना। इसका जो फैलाव हुआ है चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ये कोविड-19 के 5 साल बाद जो है फिर से चीन में एक नया वायरस का संक्रमण फैला, जिसका लक्षण था कोरोना वायरस की तरह सेम, है ना। ये वायरस जो है सर्दी और कोविड-19 जो जैसा लक्षण होता था उसी तरह इसमें भी बिहेव करता था ये। इसका सबसे ज़्यादा और जो सबसे ज़्यादा जिसमें फैला वो छोटे बच्चे थे, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनमें, है ना। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम जो CDS है उनके मुताबिक जो है खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में घरघराहट शामिल, ये सब इसका लक्षण देखा गया। जैसे कि HMPV वायरस की पहचान जो है पहली बार कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें, है ना। पहला है अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया है। दूसरा, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन, संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। तो इसमें से 2 आपको जो है कथन सत्य कथन का चूज करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, 1-2 दोनों, और में से कोई नहीं। इसका सबसे सटीक आंसर है आपका, देखिए, अभ्यास लाभ पोर से जो चौथा संस्करण है INS मुंबई में भाग लिया है, बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य भी था निगरानी और समुद्री अवरोधों को संचालन में हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका स्वदेशी रूप से निर्मित जो है मिसाइल विध्वंसक और INS मुंबई जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पोरसे के चौथे संस्करण में भाग लिया था, ये जो है स्वदेशी है। इस संस्करण में जो है ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नैन्सो फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना और मलेशिया की रॉयल नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और कनाडा रॉयल्स की नौसेना भाग ले रही थी। यानी इसमें जो है आपका 4 से 5 कंट्रीज़ का जो है सेना भाग लिया था, है ना। इस अभ्यास का उद्देश्य था क्या कि जो है समुद्री निगरानी और जो है अवरोधन संचालन था, उसमें हवाई संचालन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था, है ना। सूचना साझाकरण के संचालन के लिए, ये सब चीज़ के लिए जो था इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्च एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जनरल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कह रहा है असत्य कथन का पहचान करने। इसमें सबसे
खास बात यह है कि इसमें से कोई औसत्य नहीं है। इसका सबसे क्या हो जाएगा सटीक आंसर? ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है शुरुआत किया था स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए, है ना। इसके लिए एक पोर्टल जारी किया गया था जिसमें 30 ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स और मतलब आसानी से उसमें पहुंच सकते थे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है ना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में 6000 करोड़ का जो है आवंटित किया गया था रुपया का। योजना 2 चरण में लागू होगी। पहले चरण में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल मैथमेटिक्स मैनेजमेंट और दूसरा जो है ह्यूमैनिटीज पर आधारित होगा, है ना, जिसमें से 13,400 से ज़्यादा जनरल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया? सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया रक्षा मंत्रालय। कौन क्या? रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा बीलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा विकसित किया गया? ये गुजरात के द्वारा किया गया था, है ना। ये सॉरी गूगल के द्वारा किया गया था। गूगल के द्वारा इसका जो है विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सटीक आंसर। गूगल ने क्या किया था? ये जो है बीलो नामक एक आधुनिक क्वांटम कंप्यूटर, इसका चिप का जो है सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स का उपयोग करके जो है अत्यधिक तापमान और क्वांटम व्यवहार प्रदर्शन करने वाला जो छोटा विद्युत सर्किट होता है उसके माध्यम से क्या था, जिसमें से जटिल गणना 5 मिनट से भी कम समय में हल कर दिया इसको, है ना। जिसे पूरा करने में एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 10 सेप्टिलियन यानी 10 से 25 वर्ष लगते हैं। उसको क्या किया? ये आपको 5 मिनट में कर दिया, है ना। तो इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सही है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना दिल्ली सरकार, ये भी सही है। 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता, ये आपका जो है गलत है। डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज महाकुंभ में, ये तो सबसे चर्चित रहा था जब कुंभ लगा था, तो है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आरिफ जो है मोहम्मद खान, वो जो है नए राज्यपाल तो हैं ही, जो 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे 2025 में। दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना शुरू की। मनीष सिंघल को जो है एसोचैम का नया सदस्य नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके 78वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता बना था। केरल की जगह पश्चिम बंगाल होता तो ये गलत नहीं होता है, ठीक है। इसके क्या है? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है उत्तराखंड। 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए, है ना। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा आपका, देखते हैं कौन सा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द ब्रूलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया। फिल्म शोगुन ने टेलीविज़न श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते, है ना। इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है ना। अगला है क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर की है? यह सुरंग जो है 12 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? इसका सबसे सटीक आंसर है आपका पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। ये 3 जो है कंट्री, उनको जो है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस सही है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नहीं, 30 जनवरी को शहीद दिवस क्या मना जाता है ना। 30 जनवरी को शहीद दिवस
के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता जो है आपको 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। देखिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 17 जनवरी को विश्व लक्ष्य पक्षी दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। एक एक्सप्लेनेट का नाम है। इसमें जो है नासा के द्वारा जो है एक पृथ्वी से बड़े जो है एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है ना, जिसमें से जीवन जीने योग्य परिस्थिति है या नहीं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, K2-18b है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? घोड़ा कटोरा जलाशय राजगीर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। इसका सबसे उत्तर है, देखते हैं कौन सा। गुगेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दूसरा है श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में सम्मानित किया गया। सुश्री मनु भास्कर जी को ओलंपिक्स ने निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, 3 नंबर गलत है। इसमें जो है आपका प्रतिस्पर्धा जो था सुश्री मनु भास्कर नक्केबासी है ना, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 पदक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NVS-02 उपग्रह को जो है इसरो ने 100वां उपग्रह है जिससे किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। यानी NVS-2 जो उपग्रह है उसको जो है कौन सा रॉकेट के द्वारा जो है हम लोग छोड़े थे, प्रक्षेपित किए थे। उस रॉकेट का नाम है GSLV F-15। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किस जिला में किया गया? इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में औसत्य कथन का चयन करें। श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म पुरस्कार 7, पद्म पुरस्कार 19 और पद्म पुरस्कार श्री 113 व्यक्तियों को दिए गए। पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, है ना। जैसे है श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी को किया गया है दावा तेलंगाना, किस क्षेत्र में? दावा के क्षेत्र में। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को किया गया सार्वजनिक मामले में कुछ राज्य से हैं, चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुद्दीन रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात से हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में है, कर्नाटक से है ना। श्री ओसामू सुजुकी जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से हैं, जापान का। श्रीमती शारदा सिन्हा जो है इनको मरणोपरांत दिया गया, जो कि कला क्षेत्र से है, बिहार से, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 18वीं वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुनें। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण
बनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा सभी कथन सत्य है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश बनावरण में है 65,882 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। छत्तीसगढ़ 55,812 है ना। और सबसे कम बनावरण वाले हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो है पटना और गया के क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार। अगला क्वेश्चन है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर का है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है कि जो युग्म दिया गया है उसमें से कौन सा गलत है, उसको चूज करना है। पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सत्य है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये जो है आपका गलत है ना। ये जो है आपका देहरादून में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जास्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। जास्ता, सीसा, जिप्सम के लिए राजस्थान जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक चट्टान में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। ये जो है अपना स्वरूप जो है बदलते रहता है। पहले आग्नेय चट्टान हुआ, फिर जो है आपका देखिए तलछट्टी चट्टान से हो जाएगा आग्नेय चट्टान, उससे रूपांतरित चट्टान, उससे कायाकांतरिक भी हम कहते हैं। जैसे रूपांतरिक होता है ना, उसी को हम कायाकांतरिक चट्टान भी कहते हैं। इसमें जो है उच्च ताप और दाब के कारण जो है ये चट्टान बनती है। सबसे पहले मौजूद चट्टान को जैसे अवसादी या आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं अधिक गर्म दबाव के रूप में तरल हो जाता है, यानी ये जो है आपका तरल द्रव के रूप में हो जाता है ना। उसके बाद फिर जब पदार्थ के संपर्क में आता है तब ये चट्टान का रूप लेता है, यानी ये कायांतरित बदल जाता है। जब चट्टान पृथ्वी की गहराई या टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाले क्षेत्र से अधिक गर्म और दबाव का सामना करती है तो वे जो है कायांतरित हो जाती है। जैसे कि नीस जो है एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है जो अधिक गर्म और दबाव ग्रेनाइट के बदलने से बनती है। नीस क्या चीज़ से बनती है? ग्रेनाइट से बनती है। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ पवन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सबसे सटीक उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। नदी डेल्टा जो है मुहाने पर एक उसके द्वारा जो है बहकर लाए गए अवसादों को निक्षेपित करती है और त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। डेल्टा शब्द जो है जनक किसको कहे? हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने 25वीं शताब्दी में नील नदी को 3 कोने डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताया था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा है। अगला है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? थालघाट, पालघाट, भोरघाट, गोरम घाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा पालघाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से साझा करती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। तो इसमें है आपका सिमिलीपाल, दिहांग दिवांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
सिमिलीपाल का उड़ीसा से यानी 1 का 4, दिहांग दिवांग का अरुणाचल प्रदेश, बी का 3, नोकरेक का मेघालय, सी का 2, कोल्ड डेजर्ट का हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत या आला किससे संबंधित है? प्राकृतिक निकेत जो है, आला जो है, पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थित परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार कीजिए। जो कन्वेंशन हुआ कब लागू हुआ, किस चीज़ से संबंधित है, उसके बारे में पूछ रहा है। बेसल कन्वेंशन जो है आपका, ये बेसल कन्वेंशन 22 मार्च 1989 को हुआ था, है ना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही जो है जोड़ा में लगाना है। बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये जो है सब सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य था खतरनाक और अन्य प्रकार के कचरे को जो है निपटाना। ठीक है। बेसल कन्वेंशन पर 22 मार्च 1889 को हस्ताक्षर हुआ और 5 मई 1992 को लागू हुआ। और जो है रोटरडैम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से शामिल है। बीच पूर्व सहित सूचित समेत PIC प्रक्रिया के माध्यम से साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है और रोटरडैम कन्वेंशन को फरवरी 2004 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सबसे सटीक आंसर है ये सभी। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। इसका जो है तीनों आंसर सही है, यानी इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर। इस आर्कटिक और जो बेरिंग संधि से जो जुड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद आर्टिकल 26, यह है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। आर्टिकल 98 संसद सचिवालय से संबंधित है और आर्टिकल 239 संघ शक्ति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? यह है आपको सहकारी संस्थाओं का गठन हुआ कार्य संचालन। ये क्वेश्चन हम जो है आपको 7500 वाले बुक में भी कराए थे। इसका सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है आपका पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होता है, ये गलत है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी गलत है। पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, उनके संरक्षण में कराया जाता है, ये सही है। अपने से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सहमति बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी जो है बिल 6 महीना से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं हम बिना कुछ बैठक किए, संशोधित किए हुए, पारित किए हुए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैत शासन का क्या अर्थ है? न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति केंद्रीकृत शासन प्रणाली, दोहरी राजशाही प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
देखिए इसमें जो है आपको जो द्वैध शासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई, जिसमें से है ब्रिटिश भारत में एक जो महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसका होता है धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करना था, है ना। इस प्रणाली में प्रशासन के विषयों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया था। एक हस्तांतरित विषय था, एक आरक्षित विषय था, है ना। एक जो है आपको प्रशासन का काम दिया गया था कलेक्टर के रूप में, और जो इसका रेवेन्यू का काम था वो दीवान यानी कंपनी अपने हाथ में रखा था। ये जो दीवान का प्रशासन का काम जो है वो जो है वो उस समय का जो मुगल शासक थे उनके पास था, और दीवान का कंपनी के पास था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर चूज करना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, निकाय है, सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नामित किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, नहीं इसके 2/3, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है भारतीय गैर भारतीय सभी को जो है मौलिक अधिकार में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। यह है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे कि होता है आर्टिकल 52 से 151, राज्य अनुच्छेद जो है 152 से 237, संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242, पंचायत अनुच्छेद 243, इससे रिलेटेड ये है। अगला क्वेश्चन है अंकित पंक्ति के ऊपर 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। इसको जो है अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सब। अब आते हैं जीएस वाले क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। ये जो है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, जो 7500 वाले बुक में भी आपको कराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की। ये है जो है मलिक उल सर्क जो है ये जो है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किए थे। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। इसका जो है ये जोड़वे संस्कृति से हुआ है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में यानी पीडीआई के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी भी सही है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। यह एक राष्ट्र के प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है। 1% ग्रहण करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। जो 40 क्वेश्चन रेस्ट बच रहे हैं उनको जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु है जो जिसके कारण कौन सा रोग होता है ना। तो उस धातु के बारे में आपको बताते हैं अभी। आर्सेनिक जो है मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। आर्सेनिक के कारण जो है मस्तिष्क में सूजन होते हैं। कैडमियम जो है कैडमियम के कारण जो है हड्डी में कमजोरी होती है। और पोलिमिनाइल जो है उनके कारण फेफड़े का कैंसर होता है। और ब्रेमियम जो है आपका श्वसन संबंधी समस्या को जन्म देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो है अपने अगर वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो उसको जो एक क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। इसको जो है अपने दोस्त के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं और
इसी सीरीज में बने रहें। जितना भी 20 टेस्ट है सारे का डिस्कशन हम आपको कराएंगे। एक सेट में 60 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो ठीक है, आप लोग को शुभकामनाएं। बिहार एसआई जो 18 जनवरी को होने वाला है उसके लिए आप लोग लगे रहिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।